नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो आप लोगों के राजस्थान की एक बहुत अच्छी और बड़ी भर्ती के मार्गदर्शन से संबंधित रहेगा, जिसमें वनपाल की भर्ती में आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों को किस तरीके से तैयारी करनी है और उनके अभी के क्या सवाल बन रहे हैं, उनके जहन में क्या उठ रहे हैं, उन सब का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बिना समय के व्यर्थ किए मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा। लेकिन एक बात जान लो, 2026 भर्तियों वाला साल है। यदि आप लोगों ने इसका प्रथम सप्ताह ही देखा है, अभी तो प्रथम सप्ताह देखा है आपने, प्रारंभ के 7 दिन देखे हैं, और इन प्रारंभ के 7 दिन में ही आप लोगों ने एक चीज देख ली होगी कि अभी निरंतर वैकेंसी आ रही है। वनपाल की आ गई, कृषि पर्यवेक्षक की आ गई, लैब असिस्टेंट की भी डेट आप लोगों को पता चल चुकी है, और एलडीसी की भर्ती भी आने वाली है। और सूचना यह भी है कि 10,644 पद पे ये वैकेंसी आने वाली है एलडीसी की, जो सबसे बड़ी एलडीसी की भर्ती देखने को मिलने वाली है। यानी कि भाई साहब, कमर कस के तैयारी करना, कमर कस के रखना। ये 2026 वाला साल आप लोगों की बेरोजगारी को मिटा के जाने वाला है। ठीक है, चलिए वनपाल भर्ती की बात करते हैं। तो 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूंगा कि ये सीईटी पास जो कर चुके हैं 2024 वाला। अब देखो, बात करते हैं अपन। सबसे पहले एक विद्यार्थियों का सवाल आ रहा है कि गुरुजी, हमारे पास में जो है सीईटी नहीं है, 2024 वाली हमने हल्के में ली, हमने पास नहीं किया, तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है? तो आप लोगों का ध्यान में यहां पे ले जाना चाहूंगा। देखो, इसकी यदि आप विज्ञापन के अंदर पहली ही लैंग्वेज पे देखोगे तो यहां पे बोल्ड अक्षर के अंदर लिखा हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वनपाल के पदों पर समान पात्रता परीक्षा, यानी कि सीईटी, सीनियर सेकेंडरी स्तर, जिसको अपन बोलते हैं सीईटी 10+2। क्या बोलते हैं? सीईटी 10+2। ठीक है, साधारण शब्दों में कह देते हैं 12वीं पास। तो ये सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 वाली परीक्षा में जो योग्य घोषित हुए थे अभ्यर्थी, उनके लिए है। योग्य अभ्यर्थियों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापन में वर्णित शर्तों और निर्बंधों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये है, यानी कि सीधा सच स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है आप लोगों से कि ये सीईटी 2024 वाली जो एग्जाम पास कर चुके हैं, 2024 वाली में जो योग्य है उनके लिए है। तो जो विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि गुरुजी हम तो अब देंगे सीईटी 2024, तो क्या हम एलिजिबल नहीं है? नहीं बेटा, आप एलिजिबल नहीं है। और अभी तो यही तय नहीं है कि 2026 वाली सीईटी होगी कैसे, प्री और मेंस से होगी या क्या पता क्या करने वाले हैं, अभी तक कुछ भी इसमें तय नहीं है। हाँ, ये खबरें जरूर आ रही है कि ये इस बार प्री और मेंस करने वाले हैं सीईटी के अंदर। तो जिन्होंने 2024 में एलिजिबल है ये उनके लिए। यदि अपन पोस्ट की बात करें तो 259 है, जिसमें से 213 नॉन टीएसपी है और 46 टीएसपी है। परीक्षा की बात करें तो एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। ये चीज मैं अच्छी मानता हूं कि जब विज्ञप्ति आए उसके साथ ही अपन को यह भी पता हो कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, तो तैयारी बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या है, विद्यार्थियों को यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कितना समय है और उसके अनुसार कैसे आगे बढ़ना है। जब सामने अपने को डेट पता है, जब अपने को लक्ष्य पता है, जब अपने को टाइम पीरियड पता है कि इतने समय में मुझे तैयारी करनी है, तैयारी बहुत अच्छी होती है। इस 2026 वाले पहले महीने के अंदर आप लोग ये डिसाइड कर लेना कि आपको सबसे पहले कौन सी नौकरी चाहिए, और आप इस 2026 में किसको एक नौकरी तो लेकर रहेंगे। लेकिन जब एक डिसाइड कर लें तो फिर बाकी किसी को नहीं देखना है और सिर्फ उसके लिए मेहनत करनी है, तभी वह मिलेगी। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी इस समय भटकेंगे, सभी वैकेंसियां उनको दिखेगी और वो थोड़ा थोड़ा सभी के अंदर जो है अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, लेकिन वहां पे भूल करेंगे। और जिसने एक वैकेंसी को, एक टारगेट को शिद्दत से चाहा, वो 100% सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, देखो योग्यता क्या है, 10+2 प्लस सीईटी 12th स्तर वाली। और फॉर्म भरने की डेट है आप लोगों के शुरू हो चुके हैं 6 जनवरी से, और 4 फरवरी 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का सबसे बढ़िया समय होता है प्रारंभ के 6-7 दिन निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मिड पीरियड जो होता है उसमें भरें, अंतिम के 7 दिन तक बच जाना, क्योंकि उस समय तक सर्वर डाउन होते हैं, वेबसाइटों में बहुत सारी समस्या होती है और फिर अपने बर्डन बढ़ जाता है, फिर हेडेक बढ़ता है, फिर टेंशन होती है। तो इसलिए जो मिड पीरियड होता है उसके अंदर फॉर्म भरना है। आप कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी हमारा टाइम सेट नहीं होता। तो देखो बेटा, नौकरी लेना अपने बीच सबसे बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ा उद्देश्य है, और उसी के लिए यदि हम समय सेट नहीं कर रहे हैं
तो फिर बताइए कौन समय सेट करेगा। तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी जिनके समय भी सेट होगा वो तैयारी भी करेंगे। तो इसके प्रति सीरियस रहना है, ठीक है, समय सेट करना है, समय पे फॉर्म भरने जाना है। अब देखो बात करते हैं अपन, ये तो बात हो गई। अब इसके अंदर फिजिकल भी है आप लोगों के, ठीक है, इसके अंदर फिजिकल भी होगा आप लोगों ने जब आप लोग रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर देखो इसके लिए पुरुषों के लिए ऊंचाई आप लोगों की रहेगी 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। पुरुषों के अंदर सीना यदि देखेंगे तो 84 सेंटीमीटर सीना है और फैलाव पर 5 सेंटीमीटर अतिरिक्त है। महिलाओं के जो सीने का यहाँ पे इन्होंने माप दिया उस पे विवाद चल रहा है, तो इसमें संशोधन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस पे विवाद चल रहा है तो इस पे आप लोगों को ज्यादा उलझना नहीं है। यहीं पे ये जो कैटेगरी दे रखी है इनमें थोड़ा सा अंतर है ऊंचाई के अंदर, यहाँ पे 152 सेंटीमीटर, यहाँ 145 है, ये देख लेना है। साथ ही साथ ये देखना कि पैदल चाल होगी इसके अंदर आप लोगों के, उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आप लोगों को 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 16 किलोमीटर दूरी 4 घंटे के भीतर पैदल चलकर तय करनी होगी। ये दक्षता आप लोगों को पार करनी होगी। तो ये शारीरिक जो है आप लोगों को मापदंड, इनके ऊपर भी खरा उतरना पड़ेगा जब आप वनपाल बन पाएंगे, जब आप वनपाल बन पाएंगे, फॉरेस्टर बन पाएंगे, ठीक है। ये रह गई इसकी बात। अब आते हैं बेटा बाकी चीजें आप लोगों के सामान्य है, जैसे कि आयु 18 से 40 है, बाकी सारी चीजें हर वैकेंसी के अंदर सामान्य रहती है। जो ध्यान देने वाली थी ये है। और अब ध्यान देने वाली चीज में आती है आप लोगों के परीक्षा स्कीम। परीक्षा स्कीम मतलब कोई लॉटरी वॉटरी खुलने वाली स्कीम नहीं है। परीक्षा स्कीम का मतलब है कि उसमें पूछा क्या जाना है, उसमें पेपर कैसे होना है, 1 होने के 2 होने कि पूछा क्या जाना है, कितने अंक का होना है, ये परीक्षा स्कीम है। और उसके बाद में बात आती है सिलेबस की। तो परीक्षा स्कीम इसके अंदर क्या है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो परीक्षा स्कीम की बात करते हैं, ठीक है। परीक्षा स्कीम में ध्यान देना आप लोगों के, आपके जो प्रश्न पत्र पूछा जाना है उसमें आएगा सामान्य ज्ञान, ठीक है, जीके आ गया, सामाजिक अध्ययन आ गया, सोशल स्टडी यानी कि जीके एन आप लोगों के एसएसटी, और भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, दैनिक विज्ञान के टॉपिक आएंगे और गणित के आएंगे और समसामयिक मामले आएंगे। ये सारे आने हैं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में। और स्तर होगा उच्च माध्यमिक। इसका डिटेल सिलेबस भी है तो चिंता नहीं करें, आप लोग पूरी चीज देखेंगे। अब देखो प्रश्नों की संख्या कितनी है, प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को 100। कभी भी कोई भी चीज आप लोगों के मन में उठती है तो ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विज्ञप्ति आप लोगों के पास होनी चाहिए और उसके अंदर सारे आंसर आप लोगों के दे रखे होते हैं। तो धैर्य के साथ थोड़ा सा समय निकाल के विज्ञप्ति को शांति से पढ़ें, ठीक है। अब देखो मुख्य मुख्य चीजें तो मैं भी बता रहा हूं और भी कई सारे विद्वान साथियों ने बताया होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को विज्ञप्ति को पढ़ना आना चाहिए। प्रश्नों की संख्या 100 है और कुल अंक भी 100 है और जो एग्जाम होगा आपका वो 2 घंटे का होगा। एग्जाम होगा वो 2 घंटे का आप लोगों के होगा। अब देखो इसमें जो ये डिटेल सिलेबस है, अब ये 100 प्रश्न है और 100 अंक के ही है। अब इसमें क्या क्या कैसे पूछा जाएगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो अब पाठ्यक्रम पे आप लोग ध्यान देंगे, यहां पे ध्यान देना बेटा कि यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप है कोई बात नहीं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक है यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। जब पूछते हैं कई विद्यार्थी बाद में कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल नकारात्मक अंक आप लोगों के इसके अंदर कटेंगे, यानी आप गलत करके आते हो तो उसके अंक काटे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो अब यहां पे ध्यान दो आप, जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन लिखा हुआ है उसमें आप लोगों को ध्यान देना है 50 अंक, यानी कि 50 प्रश्न आप लोगों के इसी से पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न आप लोगों को सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन से पूछे जाएंगे। इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है और उसके अंदर कैटेगरी दे रखी है क ख इस तरीके से। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें राजस्थान का इतिहास आ गया और टॉपिक दे रखे, ये बहुत बढ़िया काम किया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये बहुत अच्छा काम किया है जिससे आप लोगों का पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर प्रमुख सभ्यताएं, प्रमुख पुरातात्विक स्थल, प्रमुख राजवंश, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, ये आ गया। इतिहास की बात हो रही है, ठीक है, सभ्यताएं पढ़नी है, पुरातात्विक स्थल आ गए, ठीक है, प्रमुख राजवंश आ गए यानी कि पूरे राजवंश जितने वो सारे आ गए। 1857 की क्रांति पढ़नी है, किसान आंदोलन पढ़ना है, जनजातीय आंदोलन पढ़ना है, प्रजामंडल है और राजस्थान का एकीकरण है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, ज्यादा कुछ फैलाया नहीं है, इतिहास आप लोगों को समेट के इन्होंने दे दिया। अब देखो जहां पे राजवंश आ गए तो उसके अंदर वैसे राजस्थान का इतिहास पूरा ही आ जाता है। गुर्जर प्रतिहार भी पढ़ने पड़ेंगे, चौहान भी पढ़ने पड़ेंगे, राठौड़, गुहिल सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो उनमें से लेकिन आप लोगों के वनपाल का एग्जाम है तो आपको बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जो आप सामान्य तरीके से भी आप लोगों के पास मान लीजिए कोई भी पुस्तकें हैं
तो वो सामान्य तरीके से भी आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें और पढ़ना शुरू कर दें, और उन चीजों को बहुत जल्दी कवर कर लेना पड़ेगा ताकि उनका रिवीजन समय पे किया जा सके, और जितनी बार आप दोहरान कर सकेंगे उतना ही उस कंटेंट पे आप लोगों की पकड़ हो जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि दोहरान किया जाए और उस कंटेंट पे पकड़ बनाई जाए। ठीक है, यहां पे ये चीज समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अपन कला संस्कृति की बात करते हैं। तो कला संस्कृति के अंदर पहला ही टॉपिक दे रखा है स्थापत्य और चित्रकला। ठीक है, क्या दे रखा है? स्थापत्य और चित्रकला दे रखा है। फिर आते हैं अपन इस पे बात करते हैं। देखिए यहां पे फिर आता है आपके लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और अभिनय। अभिनय यानी कि नाटक वगैरह। प्रमुख धार्मिक पंथ और लोक देवी देवता। धार्मिक पंथ यानी कि संत संप्रदाय। धार्मिक पंथ से यहां पे क्या मतलब है? यानी कि संत संप्रदाय आप लोगों को पूछा जाएगा। संत संप्रदाय आप लोगों को तैयार करना है। सामाजिक जीवन यानी कि इसमें वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार और रीति रिवाज आ गए। भाषा, बोलियां और साहित्य आ गया। कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व आ गए। यानी व्यक्तित्व वाला टॉपिक तो पूरा है, इतिहास में भी दे रखा है और इसमें भी, यानी व्यक्तित्व का स्पेशल टॉपिक होता है, उसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं अपन, इसी का भाग ग है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा, जिसमें भारत के संविधान की प्रकृति आ गई और प्रस्तावना उद्देशिका आ गई। प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। मूल अधिकार आ गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ गए, है ना, ये ध्यान रखो। यहां से फिर आगे देखते हैं अपन, ये आ गई राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाना है, ये ध्यान रखना। और क्या है अपने पॉलिटी के अंदर, यदि और क्या है देखें तो मूल कर्तव्य आ गए। ये तो हो गया भारत वाला पार्ट, बहुत इजी है। भारत वाला पार्ट बहुत इजी है। सबकी कक्षाएं, ये जो मैं बता रहा हूं ना, सबकी कक्षाएं, सबकी क्लासें आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे पूरी तरीके से निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगी। ये तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि इन चीजों के लिए आप लोगों को पेड कोर्स खरीदने तक की आवश्यकता नहीं। आप तो पढ़ना शुरू करो बेटा, इतनी व्यवस्था आप लोगों के लिए कर रखी है, आप तो पढ़ना शुरू करो। कहां मिलेगी ये क्लास, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। किसी बात की चिंता मत करो, लेटेस्ट बैच अभी ही पढ़ाया मैंने, रीट वालों के लिए पढ़ाया, और समझ लीजिए कि वो आप लोगों के लिए ही पढ़ाया है। और ये प्रस्तावना, ये मूल अधिकार, ये मौलिक कर्तव्य, और जितना आप लोगों की पॉलिटी दे रखी है ना, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आप लोगों को। इसमें जो जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक का नाम लिख के आगे जीजीडी लिख के सर्च कर लेना, आपको सारी क्लास मिलेगी। आप लोगों के इतने तो पैसे मैं बचा रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल आराम से तैयारी कर सको। पेड कोर्स की तो जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। जितनी मैंने आप लोगों के लिए व्यवस्था इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने की कोशिश की है, आप लोगों की ये छोटी मोटी भर्तियां तो ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो आगे क्या है। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, यहाँ पे राज्य एवं जिला स्तर का प्रशासनिक ढांचा और कार्यकारिणी, और स्थानीय और स्वशासन पंचायती राज है। इसके लिए एक 3.25 घंटे की एक मैराथन क्लास दी थी, डिटेल वाली। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, डिटेल क्लास जो सारी क्लासें थी उसको मर्ज करके 3.25 घंटे की एक मैराथन है राजस्थान राज्य व्यवस्था की, उसको देख लेना, आप लोगों के ये क्लियर हो जाएगा। इसी चैनल पर है, कहीं किसी पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को ऐप पर आके वो क्लास वहां से देखनी है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। यहीं से आप लोगों को ये चीजें पढ़ लेनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान भूगोल की, कि इसका जो पार्ट घ है, जो 50 अंकों की बात कर रहे हैं ना अपन, अभी उसकी बात हो रही है। इसमें आप लोगों के स्थान, विस्तार, प्रशासनिक व भौतिक संरचना, वन संसाधन, यानी कि क्या आ गया, राजस्थान का परिचय आ गया, इसकी भौगोलिक सीमाएं, भौतिक संसाधन आ गए, और वन संसाधन दे दिया। ठीक है, अब वन संसाधन के अंदर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि भर्ती किसकी है, वनपाल की है। वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों को पढ़ना है, वन और वन्य जीव संरक्षण पढ़ना है। फिर जलवायु आ गया, मृदा आ गई, अपवा तंत्र आ गया, झीलें, प्रमुख फसलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन आ गया आप लोगों के। यानी भूगोल पूरी है, भूगोल बेटा पूरी ही दे रखी है, राजस्थान की भूगोल आप लोगों के पूरी ही है। और इसके अलावा देखिए अब क्या है, इसके अलावा आप लोगों के पर्यटन स्थल आ गए। ठीक है, जनसंख्या आ गई, जनसंख्या में सारे आ गए, घनत्व वगैरह सब। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, या आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक चतुश्रेणी कर्मचारी वालों के भी था, तो वो उसके समय भी आप लोगों ने भी तैयारी की होगी। और जब आप लोगों ने सीईटी जो है निकाली है, तो ये सारे टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं। और एक बात और बता दो, आप लोगों के पास में सीईटी की भी तो पुस्तक थी, जब भी आप लोगों ने सीईटी निकाली, वही सीईटी के अंदर ये सारे टॉपिक भी होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पुस्तकों के अंदर भी पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें आप लोगों के पास में पुस्तकें भी अवेलेबल है, क्लासेस ऑलरेडी जैसे कि यहां से देख सकते हो आप,
और ये कंटेंट आप लोगों के पास है, तो आप लोग अपना पैसा बचा के आप लोग एफर्ट लगाना है, आप लोगों को ऊर्जा लगानी है, अपनी ऊर्जा सही दिशा में खर्च करनी है। और जितना बेटा जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। कि यहां पे वसीयत में किसी के भी आसमान नहीं लिखा जाएगा, उड़ान तय करेगी कि कौन कितना ऊंचा जाएगा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन और खनिज क्षेत्र की भूमिका, यानी ये जो खनिज वगैरह आप पढ़ोगे वही चीजें यहां है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विशेषता और समस्याएं, बजट पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, बजट की अवधारणा है। हस्तशिल्प उद्योग आ गए, बेरोजगारी, सूखा, अकाल आ गया। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आ गई, अधिनियम आ गए, विकास संस्थाएं आ गई, लघु उद्यम और पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण जो है विकास में भूमिका आ गई। ठीक है, ये सारी जो अपन ने अभी तक देखे हैं वो 50 अंकों के हैं। कितने के हैं? 50 अंक हैं। और आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इसको 5 भागों में बांटा है। इसको कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में, यानी कि प्रत्येक जो है 10 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक में से एवरेज 10 प्रश्न आएंगे, किसी में 2 ज्यादा, किसी में 2 कम हो सकता है। तो यहां पे ये जो 50 अंकों का मैटर है वो आप लोगों को, इसके लिए मैं समझता हूं कि ज्यादा कोई खर्च करने की जरूरत नहीं, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और वो अभी से लग जाना है आप लोगों को। यदि आप देखते हो कि इसमें से एक पोस्ट मेरी है तो अभी से लग जाना है, बिना समय व्यर्थ किए। ठीक है, आते हैं आगे। देखो, दैनिक विज्ञान 20 अंकों की है, यहां अंक निर्धारण कर रखे हैं। दैनिक विज्ञान 20 अंकों की, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के देखो, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के अलावा धातु अधातु प्रमुख यौगिक आ गए, प्रकाश के नियम आ गए, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली आ गई, मानव शरीर संरचना अंग तंत्र आ गया, पोषण और संतुलित आहार आ गए, प्रमुख मानव रोग आ गए, कारक एवं निदान आ गया, अपशिष्ट प्रबंधन आ गया, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटरी ज्ञान। ठीक है, ये कितना? 20 अंकों के हैं। 20 अंक यानी कि 20 प्रश्न। अब इसके लिए सुनो, इसके लिए अपने नीलेश जी सर ने ऑलरेडी क्लास ली है, या जीजीडी पे भी क्लास उपलब्ध है और अपने दूसरे चैनल ओपीडी पे भी उपलब्ध है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप लोगों को लगे कि वो क्लास सर पहले ले ली सर ने, अब क्या इसके लिए फ्रेश क्लास ले सकते हैं? तो आप लोगों को बताऊं, बहुत जल्द साइंस की लैब असिस्टेंट की क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पूरी तरीके से निःशुल्क पूरा बैच अपन शुरू करने वाले हैं। नीलेश जी सर पढ़ाएंगे, मैंने बात कर ली है उनसे, उनमें आप लोगों के ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। आप चाहो तो ऑलरेडी ले रखी है वो क्लास देख के कर सकते हो, और चाहो तो फ्रेश क्लास आएगी उससे भी देख के आप तैयारी कर सकते हो। अभी तक मैंने जो भी बात कही है या आप लोगों को कंटेंट पढ़ने के लिए जो सजेस्ट किया है, वहां पे आप लोगों का एक भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है, शून्य खर्च हो रहा है। कितना? शून्य। सिर्फ आप लोगों की ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित, इसमें क्या आएगा? लसप मसप आ गए, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त्य आ गए, औसत, और इसके अलावा लाभ हानि, इसके अलावा आपके लाभ हानि प्रतिशत। ठीक है, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य एवं समय, क्षेत्रफल और आयतन, आंकड़ों और चित्रों का निरूपण। ठीक है, अब इसमें भी बताऊं, अपन ने प्रमोद सर से क्लासें करवाई थी, 2 बार मैंने इस चैनल पे मैथ्स पढ़वा रखी है। इतनी शानदार और बेसिक से मैथ्स पढ़ाई उन्होंने, प्रश्न तो बाहर जाते ही नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर करवा के उन्होंने करवा रखे हैं। तो प्रमोद सर की क्लासें ऑलरेडी आप लोगों को इस पे मिल जाएगी। पशु परिचर वाली प्लेलिस्ट बन रखी है ऑलरेडी, उससे देख लेना। लेवल आप लोगों का वही रहना है, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। मेरा जहां तक मानना है आप लोगों का एक भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है। फिर आता है आपके राष्ट्रीय और राज्य समसामयिकी मामले, यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों के अपने इसी चैनल से संबंधित जो जीजीडी एजू हब टेलीग्राम चैनल है, वहां पे डेली डोज दिए जाते हैं निःशुल्क रूप से। और इसके अलावा जब ये आप लोगों का एग्जाम पास आएगा तब करंट अफेयर्स की क्लासें भी ली जाएगी। और इसके अलावा आप लोगों को अभी हाल ही में राजस्थान की वार्षिकांक आप लोगों को दी गई है, जो पूरे 2025 का, उसके अंदर करंट अफेयर्स बेहतरीन तरीके से शामिल किया है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर ये चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी ये राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दोनों ही मैं क्लास भी लगवाऊंगा, चिंता मत करना इससे रिलेटेड। अब देखो वनपाल के सिलेबस में यदि देखोगे तो क्या है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है और आप लोग अभी से लग जाइए। बस मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि अपन समय पे नहीं चेतते हैं। और आप लोगों ने सीईटी क्वालिफाई किया, सीईटी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत स्तरीय पेपर आया था। सीईटी क्वालिफाई किया तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इस एग्जाम को कैसे निकालना है। आप लोग तो फोड़ फाड़ दोगे इसको, इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट रखिए, ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है और तैयारी अभी से शुरू कर दो।
कुछ भी भारी भारी कुछ दिमाग में कुछ रखने की जरूरत नहीं है। जितनी बार आप दोहरान कर सको, जितनी बार आप रिवीजन कर सको, जी जान से लग जाओ। आप लोगों को पीछे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा एफर्ट लगा देना है। अब देखो विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक गणित वाली इस चीज को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं गणित वाली, और इसको करंट अफेयर्स की तो देखो अपनी हमेशा टेस्ट सीरीज जो है अलग से आती है इंडिविजुअल, तो ये एक तो 15 अंकों का ये और 15 अंकों का ये छोड़ दो, बाकी जो 70 अंक है, बाकी जो 70 अंक का मैटर है उसकी मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दूंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों को मान लीजिए आप कि ये 15-20 दिन के अंदर मैं उपलब्ध करवा दूंगा, और अभी से इसको ज्वाइन करके अभी से जैसे जैसे एक एक टॉपिक पढ़ते हो उस पर अभ्यास कर लेना। इस टेस्ट सीरीज के अंदर मैं क्या करूंगा, हर टॉपिक के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न और उनकी सबकी व्याख्या, यानी कि पीछे कुछ भी नहीं छूटा भाई। और अभी तक अपने जीजीडी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की ये विशेषता रही है, ये प्रभाव रहा है कि आप लोगों को अन्य सब जगह ये कहते हुए लोग मिलेंगे कि टेस्ट सीरीज सिर्फ अभ्यास के लिए होती है, प्रैक्टिस करें आप, इसमें से सवाल बनने की आस न रखें। मैं कहता हूं कि इसमें से सवाल बनने की आस रखें, क्योंकि जीजीडी की टेस्ट सीरीज हमेशा जिस चीज की दी है हर एग्जाम के अंदर 70 से 75% सवाल उसमें से कवर हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रश्न पीछे छोड़े ही नहीं, लगभग सारे प्रश्न बढ़ाए और उनकी व्याख्या इतनी शानदार दी है कि जब विद्यार्थी उस पर अभ्यास कर लेता है तो फिर वो फोड़ फाड़ के ही निकलता है पेपर को, वो 100% वहां से अपनी तरफ से एफर्ट पूरा ही दे देता है। तो ये लगभग 10-15 दिन लगेगा हमें इसे सेट करने में। उसके बाद में आप लोगों को टेलीग्राम पे सूचना दे दी जाएगी, और चिंता न करें, टेस्ट सीरीज जीजीडी के प्लेटफॉर्म से जो जो दी गई है सिर्फ और सिर्फ हमने एप्लीकेशन का खर्चा और टीचर का खर्चा निकाला है, जो इसमें बनाने का एफर्ट लगता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिया है। तभी ये टेस्ट सीरीज 50, 60, 70 जैसे शुल्क पे उपलब्ध हो जाती है आप लोगों को। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जितना लागत लगेगी उतनी ही शुल्क आप लोगों से लिया जाएगा। 100-150 से अधिक तो शुल्क होना ही नहीं है। यदि अपन कॉम्बो की भी बात करें कि ये 70 अंक का मान लीजिए कॉम्बो भी आप लोगों को उपलब्ध कराया, तो 100-150 से ऊपर इसकी प्राइस जानी नहीं है। इतना मैं आप लोगों को लिए कर सकता हूं। बाकी पुस्तक वनपाल की ऑब्वियसली आएगी, जो ये सिलेबस है उस पर आधारित, तो 5-7 दिन में वो भी उपलब्ध हो जाएगी। सारी सूचनाएं टेलीग्राम पे दी जाएगी। लेकिन ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारे ऑप्शन सेकेंडरी है। जो प्राइमरी ऑप्शन है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्लासें बेटा सारी की सारी उपलब्ध है। यदि आप लोगों को लगता है कि पुस्तक की आवश्यकता हमें नहीं है तो नहीं लेनी है। यदि किसी को लगता है कि नहीं हमें आवश्यकता है, ये उनके लिए आएगी। तो ये सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, सभी के लिए लागू है कि आपको आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही तो नहीं लेनी है। हाँ, अभ्यास सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर टॉपिक का आप जब साथ साथ में अभ्यास करते हुए चलोगे तो आपको गलतियां भी पता चलेगी, साथ साथ आप लोग उसमें सुधार भी हाथों हाथ ही करते हुए चले जाओगे। लेकिन अंतिम समय के लिए इसके भरोसे मत रहना, क्योंकि अंतिम समय में आती है जो वो अलग तरह की आती है, जिनमें कुछ चुनिंदा सवाल दिए जाते हैं कि हाँ अब भैया आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं जो जीजीडी के माध्यम से आप लोगों को टेस्ट सीरीज देता हूं उसमें हर टॉपिक के टेस्ट बनाए जाते हैं। हर टॉपिक के, ऐसा नहीं 3-4 टॉपिक जोड़ के एक टेस्ट नहीं, हर टॉपिक के टेस्ट। और मान लीजिए किसी टॉपिक से 100 प्रश्न बन रहे हैं तो 100 प्रश्न भी दिए जाते हैं उसमें, और उनकी व्याख्या भी दी जाती है। जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनसे पूछ लेना कि कितनी गुणवत्ता इसमें रहती है, और आप लोगों को इसका लाभ उठाना है। और भी आप लोगों की कोई क्वेरी होगी या आप लोगों के अंदर कोई शंका होगी और मुझे लगेगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए, तो निश्चिंत रहें, या आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा, और हमेशा से आप लोगों का साथ निभाया तो इसमें भी साथ निभाएंगे। बाकी अपने सभी साथियों तक जो है ये सिलेबस एनालिसिस का और ये सूचनाएं पहुंचा देना, आप इस वीडियो को साझा कर देना। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।